हमने उसको जोर से हक किया, हमने कहा बेटा हम लड़ नहीं रहे, हम तो एक्टिंग कर रहे हैं। ये देखो रियल में एक लड़का आया था। यस, एंड वी वर, बिकॉज वो सर्दियों के दिन थे तो हम लोग नीचे पार्क में, बड़ी अच्छी सी धूप थी, तो हम एक तरफ बस बैठे हुए थे और मतलब सिमुलेटिंग की जहाँ पर टेबल्स होनी है उसकी जगह हम लोग ज़मीन पे ही बैठे हुए थे दोनों तरफ, और हम लोग अपने फ्लो में थे, हम अपनी कर रहे थे तैयारी, एंड दिस किड वाज प्लेइंग ऑन द अदर साइड एंड दौड़ता हुआ आ रहा है, मत लड़िए मत लड़िए, रोता हुआ। So I think that was the biggest applause I have received, कि इतना वो किसी को मतलब टच कर गया। और बच्चों को, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्योरली किसी इमोशन को आइडेंटिफाई करते हैं, तो अगर वो इस चीज़ को समझ पाए कि ये लोग झगड़ रहे हैं, कुछ इनके बीच में अनबन चल रही है, तो आई थिंक वी डिड सक्सीड ऑन दैट डे ड्यूरिंग रिहर्सल्स टू एक्सप्रेस दैट। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा अब तक का एक कॉम्प्लीमेंट है ऑफ माई एक्टिंग स्किल। बहुत खूबसूरत। ये तो अच्छी बात है कि उस टाइम जो माहौल बना होगा, yes. है ना, और जो बाकी आपकी टीम के लोग होंगे, वाह बढ़िया गया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसका लगा चलो तो पैकअप कर लो, अगर इतना हमने अचीव कर लिया तो हो गया। जैसे मैं अगला सवाल करूं कि आपका कोई रोल जो आपको बहुत पसंद आया, तो आप यही नाम लेंगे या फिर कोई दूसरा, कि मतलब आपका रोल बहुत पसंद है, वो वाला कैरेक्टर, उसको करने में आपको बहुत मज़ा आया और आपने बहुत आसानी से किया, और शायद थोड़ी कठिनाइयाँ भी आई होंगी, लेकिन आपको मज़ा आया? नहीं, मुझे यही किरदार जो है, ये जो लड़ाकू बीवी का किरदार जो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपनी जो नॉर्मल लाइफ में इतना अच्छे से मतलब पटाख के जवाब देना या अपने आप को एकदम से अपनी इमोशंस को पटाख बाहर करना कि ये क्यों कर दिया वो क्यों कर दिया, वैसा नहीं है। तो जो एक हम लोगों को सिखाया गया कि हर चीज़ को थोड़ा अपने मन में रखो और आराम से बताओ, तो उस टाइप की एक मेरी अपनी पर्सनल नेचर है। तो जब आप एक ऐसा किरदार करते हो तो मतलब एक बड़ा एक थेरेप्यूटिक था कि यार इसने तो अपने दिल में कुछ रखा ही नहीं, कुछ है इमीडिएटली बोलो और अपना खुश रहो, अपना एकदम से कूल रहो, तो बोझ मत लो सर पे। तो मतलब वो मतलब कैरेक्टर एक बहुत अजीब सा, मतलब कई बार लगता है काश मैं एक्चुअल लाइफ में ऐसी हो पाती, जो मैं नहीं हो सकती, बिकॉज वो इतना इम्बाइब्ड होता है हमारे अंदर कि हम सामने वाले का ध्यान रखें। बट दैट कैरेक्टर वॉज चैलेंजिंग बिकॉज इट इज़ अनलाइक मी, इट वॉज थेरेप्यूटिक ऑल्सो, बिकॉज मतलब मज़ा आ गया। तो मेरे लिए वो कैरेक्टर बड़ा मज़ेदार था। जबकि उसको करने के बाद जब मैं उसको वाइंड अप करते थे और हम लोग जाने लगते थे, तो मुझे एक्चुअली 5-10 मिनट में कार में बैठ के बस डीप ब्रीदिंग करती थी, ताकि मैं अपनी नॉर्मल हार्ट रेट, नॉर्मल मतलब उसमें ना स्टेट ऑफ माइंड में आ जाऊँ, क्योंकि मैं इतना उस टाइम स्नैपी होती थी। और एक्चुअली मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं कई बार घर पे या हॉस्पिटल में कभी भी होता था, तो थोड़ा सा ना जो तल्ख सा एक एटीट्यूड आता है बोलने में, कुछ सरकास्टिक सा बोल दिया, वो आ जाता था, क्योंकि वो कैरेक्टर बीच बीच में उभर के रियल लाइफ में आ जाती बिल्कुल। जब हैबिट हो जाती है ना उसकी, exactly. तो फिर आप रियल लाइफ में भी थोड़ा झलकता है, थोड़ा झलकता है। ऑफ कोर्स। आपने रीडिंग की बात करी अभी, तो एक सवाल आया मेरे माइंड में, आप किसी प्ले की जब रीडिंग करते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे करते हैं, कैसी रीडिंग करते हैं, कैसी तैयारी करते हैं उसको? हमारे यहाँ पे हम लोग जैसे पहले हमें मैम वो दे देती हैं हमारी स्क्रिप्ट की, आपके वो है जो डायलॉग्स हैं, तो पहले तो हम इतना ही बोलते हैं कि एक ओवरव्यू दे देते हैं कि ये ऐसा सिनेरियो होगा पीछे, और आपका किरदार थोड़ा सा मतलब वो ये करेगी या ऐसे से होगा। तो उसके बाद मैं घर जाके वो जस्ट डायलॉग्स पढ़ती हूँ, और मोस्टली मेरे पास सिर्फ मेरे और जिस कैरेक्टर के साथ मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ उतना ही मेरे पास होता है। तो अगर जो दूसरे किसी और सीन में हो रहा है, आई हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट्स हैपनिंग देयर, तो मैं बस उन चीज़ों को बस पढ़ती हूँ, थोड़ा सा जैसे कोई पढ़ लिया, थोड़ा फिर सोचती हूँ कि कैसे, तो एक थोड़ा सा मेरे मन में एक आइडिया होता है कि वो किरदार कैसा होगा। बट उसके बाद फिर हम लोग सब इकट्ठे बैठते हैं, पहले तो हम जस्ट उसको पढ़ते हैं, जस्ट एज अ फ्लैट रीडिंग होती है या पहले एक तरीके इमोशन? नहीं, पहली बार हम सिर्फ एक फ्लैट रीडिंग सी करते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ओवरऑल लेंथ ऑफ कितना है, कैसे क्या करेंगे, बस उतना। फिर धीरे धीरे हम उसको जैसे ये वाला ही कैरेक्टर था जहाँ हस्बैंड वाइफ का, तो हमारे को एक एक्सरसाइज थी कि टू जस्ट लुक इनटू ईच अदर्स आइज फॉर एज लॉन्ग एज इज पॉसिबल। जो पहली बार मैंने किया तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा, बट वो एक बैरियर काटना ज़रूरी था ताकि हम उस कैरेक्टर को बड़े अच्छे से कर सकें। तो इस तरीके से करके फिर हम उसको, वो हमें कुछ हद तक लिबर्टी देती हैं कि अपने हिसाब से इसको शुरू करो।
और हम लोग उसको करते हैं, और फिर जहाँ पर उनको कुछ लगता है कि नहीं ये इस कैरेक्टर के ये भी कुछ ट्रेट्स हैं, वो ऐसा भी है, तो तुम ये जो इमोशंस हैं ये या मैनरिज्म ऐसा होना चाहिए, देन शी एडवाइजेस अस एंड देन वी इनकॉर्पोरेट दोज पॉइंट्स. क्योंकि मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो ये एक एब्स्ट्रैक्ट में तो जो बेबी है वो तो डायरेक्टर का ही है और हम उसको इनेक्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इट शुड रिफ्लेक्ट द आइडिया और द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द डायरेक्टर. और उन्होंने तो सभी कैरेक्टर्स को जस्टिस देना है, तो फिर मैं जैसा वो कहती हैं वैसा मैं करती हूँ. बहुत खूब. आपका कोई रोल मॉडल है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है, जिससे आप मानते हैं कि वाह ये मेरा रोल मॉडल है, लाइक दैट? इन जनरल मुझे ऐसे लगता है कि हम जब किसी एक इंसान को हम रोल मॉडल बना देते हैं तो हम उसकी जो ज़िंदगी है उसको हम बहुत बोझ में डाल देते हैं. बिकॉज फिर हम उनको कभी कोई गलती ना करने का एक रिस्ट्रिक्शन डल जाता है उसके ऊपर कि बिकॉज यू आर अ रोल मॉडल यू कैन नेवर बी रॉन्ग, यू कैन नेवर डू एनीथिंग इनकरेक्टली. सो आई थिंक वो एक गलत तरीका होता है कि आप इस तरीके से किसी एक के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल दें. बट आई थिंक कि जीनियस जो है वो हर एक में है, और अगर हम हर एक्टर से या हर एक इंसान से उसकी जो फाइनेस्ट चीज़ ले लें तो दैट इज़ मोर देन इनफ. सो देर इज़ वेरी ऑनेस्टली अकॉर्डिंग टू मी कि देर इज़ नोबडी हु इज़ परफेक्टली परफेक्ट जिसको आप अपना रोल मॉडल समझ के आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करें. बट येस, इवन द मोस्ट ऑर्डिनरी पर्सन ऑल्सो हैज़ सम ट्रेस ऑफ जीनियस इन हिम और हर, और हमारा काम है कि हम उस जीनियस को आइडेंटिफाई करें और उसको अपनी कला में इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश करें या उसको किसी तरीके से अडेप्ट करने की कोशिश करें. तो उससे क्या होता है कि हमारी जो अपनी जो परफॉर्मेंस होती है वो किसी की कॉपी कैट नहीं होती है, वो एक अलग ही अपना एक नया रूप ले लेती है. तो ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल शबाना आज़मी जी की तरह एक्ट कर रही है, ये तो मेरिल स्ट्रीप की तरह कर रही है. नहीं, आपने सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस का कोई पर्टिकुलर जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है आपने सिर्फ वो ली, तो जो ओवरऑल कैरेक्टर आप हैं, जो ओवरऑल आर्टिस्ट आप हैं, वो एक यूनिक चीज़ होगी. तो आई थिंक किसी को सिर्फ आप हर एक ही रोल मॉडल है. पॉइंट इज जस्ट टू सी दैट व्हाट इज द बेस्ट इन दैट पर्सन. चलो बढ़िया. मेरे मतलब ये था कि मैं किस एक्टर को या फिर कोई थिएटर, मैं उसी चीज़ के लिए ही मैं आपको उसी का ही जवाब दे रही हूँ कि कई बार आप किसी एक्टर को या किसी परफॉर्मर को किसी एक में देख के लगता है इससे तो बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता, बट देन यू सी देम इन सम पर्टिकुलर अदर रोल और कैरेक्टर एंड यू लाइक नहीं यार यहाँ पे तो इतना कोई मज़ा नहीं आया इनका. तो फिर रोल मॉडल का तो ऐसा मतलब हो गया कि कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल मतलब परफेक्ट है. तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई मीन कि आप जब किसी को रोल मॉडल या किसी को परफेक्ट का एक लेबल लगा देते हैं ना, तो आपने उसकी भी ज़िंदगी वो कर दी कि भाई वो तो कभी कुछ गलती कर ही नहीं सकता, वो भी इंसान नहीं रहा. नहीं, ऐसा नहीं है. सो ऑल ऑफ अस हैव वेरी गुड क्वालिटीज़, whether it's a male actor, whether it is a female actor, और आपने उनमें से वो बेस्ट जो चीज़ें आपको लगती हैं जो मेरे में नहीं हैं, आपने वो उनसे इम्बाइब करनी है और अपने आर्ट में उनको ढालना है. दैट इज़ व्हाट आई मीन. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अच्छा बताया आपने. कोई ऐसा रोल जो आपको बहुत पसंद हो, करते करते बहुत पसंद आया और आपको मिला नहीं, और डायरेक्टर ने कह दिया कि नहीं आप नहीं करोगे, और आपको बहुत पसंद है करने का मानो, ऐसे कभी हुआ? मैं अभी हमारा मोस्टली जितने भी हमने सीरीज जो प्लेस किए थे वो एंटन चेखोव और कुछ हमारे इधर महाराष्ट्रन ऑथर्स के अडेप्टेशंस हैं उन पर किए थे. बट मेरी मन की इच्छा ये है कि अगर सुहासिनी जी अगली बार हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो प्लेस हैं हम उनको उनकी तरफ देखें, और बिकॉज दोज लेडीज़ वर अ डिफरेंट काइंड ऑफ मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर्स, तो मैं उनमें से कोई भी कैरेक्टर करना पसंद करूँगी. और मुझे लगता है कि किसी भी प्ले में कोई भी आप कैरेक्टर करो, इट विल अल्टीमेटली एनरिच योर लाइफ. देख लो सुहानी जी देख लेंगे फिर आपको कैरेक्टर देंगे वही वाला. देंगी मैं यही चाहती हूँ. मैं यही चाहती हूँ. सो मुझे तो यही लगता है कि अगर हम किसी भी प्ले में, चाहे एक छोटा सा एक रोल है, चाहे वहाँ साइड में खड़े होकर पेड़ हैं और हम हिल रहे हैं और हम पूरी शिद्दत से वो करें, तो इवन वी आर अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट प्ले. तभी तो वो वहाँ पर खड़ा हुआ है ना पेड़, उसका कुछ एक रोल है. तो वो मेरे अंदर मुझे लगता है कि वो आई हैव दैट फीलिंग कि इफ़ आई गेट एनी रोल
it must be important for that whole scenario to be there on the stage. So I would love to do that. मंच के पीछे की कुछ यादगार पल जो मजेदार वाला पल हो, मंच के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ गुल भी खेल रहे होते हैं और हंसी वाले पल, कुछ ऐसा याद है कभी ऐसा हुआ? हाँ, 2-3 कई मतलब ऐसे हैं बड़े जो यादगार से पल हैं। उनमें से एक जो है वो था कि हम लोग जब अपने रिहर्सल्स कर रहे थे तो हमारे 3 प्लेस जो थे वो कंकरेंटली प्रैक्टिस हो रहे थे और हम लोग इकट्ठे मतलब एक के बाद एक, क्योंकि कॉमन आर्टिस्ट थे तो वी यूज्ड टू प्रैक्टिस इन अ ऑर्डर। तो एक पप्पा करके एक प्ले था, तो मैं पहली बार ग्रुप के साथ अटैच हुई थी, तो मैंने कभी भी उसको कंप्लीटली नहीं देखा था। तो फॉर मी ऑल्सो जब हर रोज़ एक एक सीन इनैक्ट हो रहा था, इट वाज अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ मी एवरी डे। सो जब लास्ट डे एंड मतलब जो एक पहले दिन से आखिरी दिन तक जो मुझे उस प्ले के बारे में पता था वो उस हिसाब से मैं उसे देख रही थी। और जब लास्ट उसका जो सीन जब खुला और जब पता चला कि ये तो बिल्कुल ही कहानी उल्टी है कि जो मदर है शी वॉज द बायोलॉजिकल मदर हु हैड गिवन अवे द चाइल्ड, और सिर्फ इसलिए ताकि वो जब बच्चा घर आता है तो वो माँ के ऊपर पहली चीज़ तो सोशल स्टिग्मा ना लगे और दूसरा जब बच्चा आए तो वो माँ की तरफ नफरत ना करे। तो जो उसका जो सरोगेट फादर है वो बोलता है कि तुम मेरी बेटी थी और मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। तो जब वो घर आती है, वो रहती है, वो थ्रू आउट अपने फादर को इतना वो करती रहती है कि अरे तुमने मुझे ऐसे किया, कभी उसको फादर भी नहीं बोलती। एंड इन द लास्ट सीन इट इज़ रिवील्ड कि असली जो प्यार था वो तो उसके उस स्टेप फादर का था या सरोगेट फादर का था, तभी जिन्होंने उसको इतना प्यार दिया। तो जब वो हुआ है बस लाइक ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये सच में ऐसे था। सीन चेंज हो गया, बिल्कुल सीन चेंज, मेरे रोंगटे खड़े, मतलब आई कांट टेल यू कि मतलब मुझे ऐसे लगा कि मतलब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्या हो गया, ये तो बिल्कुल कहानी बदल गई। तो मतलब उसके हमने कहा नहीं मुझे, मैं अब अपना तो कर नहीं सकती, मैं तो एक अलग फ्रेम में आ गई हूँ, ये तो मतलब ऐसा था मेरे साथ धोखा हो गया। मैं तो बिल्कुल आराम से बैठी हूँ, देख रही हूँ कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और एंड में जब हुआ मतलब इट वॉज सो सरियल, और मुझे तब लगा कि वाकई कई बार जब हम अगर अच्छी परफॉर्मेंस हो तो वो किस तरीके से ऑडियंस को एकदम से इम्पैक्ट करती है। तो दैट वाज वन वेरी 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 मतलब इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस, जब मुझे सच में लगा कि कितना इमर्सिव होता है ये कि आप सब कुछ भूल जाते हो। और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं नॉर्मल घर में बैठे हुए, ड्राइंग रूम में बैठ के ये सब कर रहे हैं, कोई वो पूरा वैसा एक माहौल भी नहीं बना हुआ। तो एक तो वो बहुत ही एक अमेजिंग सा एक एक्सपीरियंस था मुझे एक। और दूसरा था कि मैं स्टेज पर हम लोग गए, तो जिस वक्त जब मैं पहुंची थोड़ी देर से, तो तब तक उन्होंने कुछ हमारी स्टेज की वो शुरू हो चुके थे जो अपना हमारे प्रॉप्स लगाना। तो एक तरफ हमने सिर्फ इन्होंने जो फोटोकॉपी करके जो स्विच बोर्ड होता है ना उसका लेके वहाँ एक तरफ लगाया हुआ था कमरे को दिखाने के लिए कि एक लिविंग रूम है। तो मैंने अपना फ़ोन पकड़ा चार्जर के लिए, मैं धन 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 कर गई और जैसे उसको करने लगी तो कागज में अरे, और तो सेम वे दैट एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज वाज सो मतलब ओरिजिनल कि एकदम सोच के अरे देखो देखो वो एक्सप्रेशन। तो उसके बाद ना वो 2-3 बार कहती करो, तो मैंने मुझसे नहीं हुआ। तो देन शी सेड कि इफ़ यू आर अ गुड आर्टिस्ट यू विल बी एबल टू रिपीट द सेम एक्सप्रेशन अगेन एंड अगेन। एंड आई हैव मतलब वो जो चीज़ है ना वो मैंने गांठ बांध ली है कि एक अच्छे कैरेक्टर जो एक अच्छे एक्टर एक अच्छे एक्टर का यही एक सबसे बड़ा एक फीचर है कि वो सेम एक्सप्रेशन को, सेम जो इमोशन है उसको उसी मतलब एक फ्रेशनेस के साथ बार बार कर सकते हैं कि जैसे वो पहली बार उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड आई थिंक दैट इज़ द हॉलमार्क ऑफ अ गुड आर्टिस्ट कि कभी भी ऐसे ना लगे कि वो बड़ा प्रैक्टिस्ड आ गया है। और हर एक प्ले में जीरो से शुरू करना पड़ता है ना। हाँ। ये बिल्कुल रियल बात है। आने वाले समय में जो अभी देख रहे हैं या सुन रहे हैं हमारे दर्शक हैं, जो लिसनर हैं, कोई थिएटर करना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कुछ? अगर किसी ने ये सोच लिया है कि वो इसको सीखना चाहते हैं, अगर आप एज अ हॉबी कर रहे हैं, मतलब यू डोंट वांट टू टेक इट एज अ प्रोफेशन, मतलब क्योंकि मैं इसको एज ए एमेच्योर ही प्रैक्टिस कर रही हूँ,
या अगर आप बाद में उसको एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह काम करना चाहते हैं, तो मेरी पहली तो जो मेरा अपना विचार है वो ये है कि क्योंकि ये एक परफॉर्मिंग आर्ट है, ये एक मतलब काम करने वाली चीज़ है, तो आपको कहीं ना कहीं तो सीखना शुरू करना है। आप किसी भी ग्रुप के साथ अटैच हों, एक अच्छे टीचर के साथ अटैच हों और एक बिल्कुल ग्राउंड से अपना शुरू करें उसे सीखना। अगर हो सकता है पहले वो आपको सिर्फ कुछ बैक स्टेज की कोई चीज़ें बताते हैं कि आप बस इसको ऐसे अरेंज करो, थोड़ा सा ये करो, आप इसकी एडिट करके दिखा दो मुझे स्क्रिप्ट को, कुछ भी कोई आपको कोई रोल दे, आप उसको मतलब एक प्ले में कुछ करने का आप उस चीज़ को करना शुरू करें। और कोई भी रोल दें, डोंट से कि ये मेरे लिए छोटा नहीं, मैं तो एक मेन कैरेक्टर से शुरू करूँगी, और फिर आप धीरे धीरे उसको करें। आपके पास बहुत सारी बुक्स भी हैं, बुक्स बाय आर्टिस्ट की कैसे करना है, और यूट्यूब पर कई मीडिया पे एक्चुअली अलग अलग तरीके से वो सिखाते भी हैं। बट इवन व्हेन यू आर सीइंग और रीडिंग दैट साइंस कि कैसे क्या कुछ होता है, अल्टीमेटली वो आर्ट फॉर्म तभी बनेगा जब हम उसको करेंगे। तो करके ही हमें चीज़ें आएंगी। और हमारे को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब हम अपने टीचर के पास जाएं तो बिल्कुल हम्बल होकर जाएं और जस्ट डोंट कैरी एनी बैगेज ऑफ व्हाट यू आर, जस्ट गो एज अ बिल्कुल नवाइस, बिल्कुल एक नौसिखिया की तरह जाइए और आप सीखना शुरू करें, परफॉर्म करना शुरू करें, अपनी गलतियों से मत डरें, और दैट इज़ इट। बिल्कुल, बहुत खूब तरीके से आपने बताया। कोई डायलॉग सुनाएंगे या फिर रहने देते? क्योंकि सुनाया तो था आपने, सुना तो दिया है मैंने। बिल्कुल सुनाया आपने। तो कैसा लगा आपको ये आपकी एक कहानी, ये जर्नी पारुल जी की, जो कि क्या होता है ना कि आप एक ही समय में दो जीवन जी रहे होते हैं। एक तो पेशे से डॉक्टर हैं और उनका पैशन थिएटर है, थिएटर भी करना है और डॉक्टर में काम भी करना है, तो काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। और उसके बाद इतनी ईमानदारी से काम करना, क्योंकि थिएटर में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और हमारे लोगों को भी पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सुन रहे थे गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM। तो चलते हैं फिर, मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।